हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने अर्निंग नॉलेज चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। हर बार की तरह इस बार भी वही सवाल होगा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। उसके बाद हम एक एक चीज को देखेंगे, जैसे कि बोर्ड पे देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल कि वायुमंडलीय दाब क्या है। पृथ्वी पर हवाओं का दबाव वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आज का हमारा वीडियो है वायुमंडलीय दबाव। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है और अपने भार के कारण पृथ्वी पर दबाव डालता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो कई बार सवाल आता है बैरोमीटर के पारा का तेजी से गिरावट या बैरोमीटर पारा का धीरे धीरे गिरावट या धीरे धीरे बढ़ना, इससे क्या संकेत मिलता है। तो फ्रेंड्स, पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर आगे एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बैरोमीटर के पारा को एकाएक तेजी से नीचे की गिरावट तूफानी मौसम का संकेत देता है तथा लगातार बढ़ना मौसम को साफ करने का संकेत देता है, और धीरे धीरे गिरना और फिर धीरे धीरे उठना ये वर्षा को संकेत करता है। ये था बैरोमीटर से कुछ सवाल। आगे फ्रेंड देखते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब को अलग अलग पेटियों में बांटा गया है। इससे हम अगर पृथ्वी मान लें तो इसमें अलग अलग पेटियों में बांटा गया है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अक्षांश देशांतर पढ़ चुके हैं। तो ये देखकर आप बता सकते हैं कि जो बीच वाली लाइन विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें LP लिखा हुआ है, HP, LP। तो इसका मतलब समझते हैं। LP मतलब लो प्रेशर यानी निम्न दाब, और HP मतलब हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब। तो निम्न दाब और उच्च दाब किसे कहते हैं। तो जैसा हमने बनाया है दो टंकी नुमा आकृति, तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कि जो पहला है इसमें जल भरा हुआ है और ये जो दूसरा है इसमें थोड़ा जल भरा हुआ है। तो आप अपने समझ से बता सकते हैं कि ये जो पूरा जल भरा हुआ है ये क्या इसमें जाएगा, या जो इतना जल है इतना ही पे रुक जाएगा। बीच में आने जाने का मार्ग बनाया गया है। तो समझ सकते हैं कि इसमें ज्यादा जल होने के कारण इसका कुछ जल का हिस्सा इसमें जाएगा, और जब तक ये बराबर ना हो या दोनों में जल की मात्रा, तब तक इस जल की आदान प्रदान होती रहेगी। तो ये है, इसको अगर हम उच्च दाब मान लें तो उच्च दाब निम्न दाब की ओर जा रहा है। बस वही इसमें परिस्थिति है, उच्च दाब और निम्न दाब। जहां निम्न दाब का एरिया बनेगा वहां उच्च दाब से हवाएं चल के निम्न दाब की ओर उसे पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं उच्च दाब और निम्न दाब। उम्मीद है उच्च दाब और निम्न दाब समझ चुके होंगे। जैसे कि ये उच्च दाब ज्यादा इसमें जल है और निम्न दाब कम जल है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें उच्च दाब दबाव लगाएगा और दबाव से ये आधा आधा दोनों भर जाएंगे। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, इन पेटियों को 7 भागों में बांटा गया है। ऊपर का ये मान लेते हैं अगर विषुवतीय, तो ऊपर का 1, 2 और 3। वैसे ही ठीक अगर नीचे कर दे विपरीत, तो 1, 2 और 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात ऊपर के 3 और नीचे के 3 और एक बीच का, तो कुल हुआ 7 पेटियां। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक एक करके हम पहले इसको देखते हैं। तो ये है विषुवतीय निम्न दाब की पेटियां। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे विषुवतीय निम्न दाब की पेटियां, और इसे डोलड्रम भी कहते हैं। कई बार सवाल आया है डोलड्रम की स्थिति कहां बनती है, तो विषुवतीय निम्न दाब के क्षेत्र में। डोलड्रम होता क्या है, तो जब आसपास की हवाएं विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, तो यहाँ आने का विषुवत रेखा पे सूर्य का ताप अत्यधिक होता है, जिसके कारण यहाँ की हवाएं गर्म हो जाती है। और गर्म होने के कारण आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, कोई भी अगर इस चीज को गर्म किया जाए तो उसके कण दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने के कारण वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होंगे तो ऊपर की तरफ उठते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। जो आसपास की हवाएं हैं सूर्य के ताप के कारण वो गर्म होंगी, और गर्म होने के कारण वो ऊपर की तरफ उठेंगी। तो यहाँ से हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो यहाँ लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, लो प्रेशर क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हवाएं थी वो ऊपर की तरफ उठ गई थी। तो फ्रेंड्स, ये 10 डिग्री ऊपर से लेके 10 डिग्री नीचे की तरफ क्रिया होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि विषुवत रेखा के पास हवा आने से पहले ही बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। और ऊपर की तरफ उठने के कारण वायुमंडल के चैप्टर में पढ़ा था कि क्षोभ मंडल में जब हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है। तो जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी तो उनका तापमान ज्यादा होने के कारण हल्का हो गया था वायु, और वायु हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ आएगा उसका तापमान कम होगा, और तापमान कम होने के कारण उनका जो कण दूर दूर हुए थे वो आकर आपस में चिपक जाएंगे, जिनसे उनका घनत्व ज्यादा हो जाएगा। घनत्व ज्यादा होने से
उनके भार में बढ़ोतरी होगी, और जब भार बढ़ेगा तो फिर वापस ये पृथ्वी की ओर लौट चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये हवाएं ऊपर की तरफ आती हैं तो यहाँ ना गिरने की बजाय उनका कुछ हिस्सा इस ऊपर की तरफ और कुछ हिस्सा नीचे की तरफ गिरता है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब। तो जब हवाएं विषुवत रेखा से उठकर और जब अपने आसपास के क्षेत्र में गिरती हैं तो कुछ इस क्षेत्र में और कुछ इस क्षेत्र में गिरती हैं। तो यहाँ तो पहले से हवा होगी, यहाँ पहले से हवा होगी। ये जो विषुवत रेखा की हवाएं जो ऊपर गई थी और फिर ये जब उपोष्ण उच्च दाब की ओर गिरेंगी तो पहले से हवा थी और ऊपर से और हवा, तो ये होता है हाई प्रेशर। इसे कहते हैं हाई प्रेशर। तो इस एरिया को हम कहेंगे हाई प्रेशर। अब यहाँ हाई प्रेशर होने के बाद क्या होगा, हमने पहले यहाँ देखा था कि हमेशा हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो अब यहाँ से जब हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ का क्षेत्र क्या हुआ, लो प्रेशर हुआ, और ये हवा जाके यहाँ पे गिरी तो यहाँ हाई प्रेशर हुआ। तो फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ लो प्रेशर हुआ और यहाँ हाई प्रेशर, तो फिर हवा कहाँ बढ़ेंगी, इस लो प्रेशर की ओर बढ़ेंगी। और फिर वही क्रिया होगा, जैसे ही लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगी विषुवत रेखा के पास आएंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी और फिर जाके उपोष्ण उच्च दाब के और गिरेंगी। हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, और ये सर्कल चलता रहेगा। तो ये हुआ उपोष्ण उच्च दाब और ये हुआ विषुवतीय निम्न दाब। तो एक एक करके हमने देखा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ऊपर ही देख लेते हैं, और जैसे ऊपर होगा सेम प्रक्रिया नीचे होगी। तो एक ऊपर समझ लेंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था उपोष्ण उच्च दाब। तो इसमें सवाल कैसे आएंगे, विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र क्यों बनता है, तो ताप के कारण बनता है। तो यहाँ इसका कारण हो जाएगा ताप, क्योंकि ताप के कारण गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये ऊपर उठता है और फिर ठंडा होकर नीचे गिरता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ताप की अहम भूमिका है। अगला सवाल होगा, उपोष्ण उच्च दाब यहाँ हाई प्रेशर क्यों बनता है। तो इस क्षेत्र में हाई प्रेशर इसलिए बनता है क्योंकि जो हवाएं ऊपर उठती वो नीचे की ओर गति की, तो ये हवाओं के नीचे की ओर गति करने की वजह से यहाँ हाई प्रेशर बनता है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो हवाएं इस तरफ गिरी थी यहाँ पे, तो जरूरी थोड़ी है कि सारा हवा जो है इधर ही आए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है सारा हवा इधर ही आए। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ हवा इधर भी जाए, बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड। तो कुछ हवा इधर आएंगी और कुछ हवा उधर जाएंगी। तो ये हुआ था ताप के कारण, जो यहाँ लो प्रेशर बना था, और यहाँ हाई प्रेशर हवा नीचे गिरने की वजह से हुआ। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अभी इसे छोड़कर अगला देखते हैं ध्रुवीय उच्च दाब, और इसे उपध्रुवीय निम्न दाब कहते हैं। ध्रुवीय उपध्रुवीय, ध्रुवीय उपध्रुवीय। तो फ्रेंड्स ये उपध्रुवीय है, इसे आगे देखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ध्रुवीय उच्च दाब, उच्च दाब में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ हाई प्रेशर की एरिया क्यों बनती है, फिर से एक सवाल, यहाँ हाई प्रेशर कैसे बना। तो इस एरिया में बहुत ज्यादा ठंड होता है। आपने देखा होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों एरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ते हैं, इस कारण वहां बहुत ज्यादा बर्फ भी देखने को मिलते हैं। तो जहां ठंड होगा वहां क्या होगा फ्रेंड, जैसे विषुवतीय क्षेत्र, यहाँ क्या हो रहा था, ज्यादा गर्मी होने की वजह से जो हवाएं थी गर्म हो जा रही थी, और गर्म होने के कारण वो ऊपर की तरफ उठ रही थी। तो ठीक इसका विपरीत होगा, क्योंकि यहाँ गर्म हो रहा है वहां ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के कारण क्या होगा, वहां की जो हवाओं का घनत्व है उनका घनत्व ज्यादा है, और घनत्व ज्यादा होने की वजह से उनका भार ज्यादा होगा। इस कारणवश वो ऊपर ना जाने के बजाय वो नीचे की तरफ गति करती है। तो नीचे कहाँ, पृथ्वी के अंदर थोड़े घुसेंगे, नीचे का अर्थ है कि वो ध्रुव से आगे बढ़ते हुए उपध्रुवीय क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो होगा क्या फ्रेंड्स, इधर से ये आगे बढ़ रही है, और हमने देखा कि यहाँ पर जो उपोष्ण उच्च दाब था ये इस तरफ आगे बढ़ रहा था। तो दोनों आगे कहीं ना कहीं टकराएंगी, और जहां टकराएंगी उसी क्षेत्र को उपध्रुवीय निम्न दाब कहते हैं। निम्न दाब कैसे होगा फ्रेंड्स, यानी लो प्रेशर कैसे होगा, तो जब हवा एक दूसरे से टकराएंगी तो टकराने के कारण वो फिर से ऊपर उठेंगी, और जब वहां की हवा ऊपर उठेंगी तो निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो हवा थी वो तो ऊपर उठ गई, तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तो जब यहाँ जैसे ही निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और फिर यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हमेशा ऐसे ही वायु गति करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो फ्रेंड्स हमने एक एक करके देखा, विषुवतीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब। तो उच्च दाब बनने का कारण हमने देखा, एक एक करके इसे देखते हैं हम। तो पहला है विषुवतीय निम्न दाब, जैसा हमने देखा था विषुवतीय निम्न दाब, इसके बनने का कारण क्या था फ्रेंड्स, इसके बनने का कारण था उच्च दाब, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ उच्च दाब। तो बनने के कारण
सवाल ऐसे आएंगे कि निम्न दाब बनने का कारण क्या होगा। तो हमने देखा कि बनने का कारण निम्न दाब क्या होगा, उच्च ताप। बनने का कारण क्या होगा, उच्च ताप होगा। उच्च ताप होने के कारण यहाँ की हवाएं ऊपर उठती हैं। अगला है फ्रेंड्स उपोष्ण उच्च दाब। ये भी और फिर ये भी दोनों समान है, तो उपोष्ण उच्च दाब। तो यहाँ उपोष्ण उच्च दाब क्यों बनता है फ्रेंड्स, पहले से वायु वहां पर मौजूद था और जो यहाँ जो विषुवत रेखा से वायु ऊपर उठा और वापस हो जाके जब ठंडा होने के कारण नीचे उपोष्ण उच्च दाब पे गिरा। तो पहले से वायु थी, ऊपर से और वायु आएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। तो हाई प्रेशर जब हो गया तो हाई प्रेशर की वायु कहाँ गति करेंगी, लो प्रेशर की तरफ। तो ये हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ आएंगी और ये सर्कल चलता रहेगा, हमने देखा। तो ये हुआ उपोष्ण उच्च दाब। उपोष्ण उच्च दाब बनने का कारण क्या होगा, तो वायु का नीचे आना। तो पहला हमने देखा विषुवतीय निम्न दाब, ये हुआ ताप के कारण, और ये उपोष्ण उच्च दाब, ये हुआ वायु के नीचे आने के कारण। तो जैसा ये था वैसा ही ये था। उपोष्ण उच्च दाब को ही अश्व अक्षांश कहते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं और ये अश्व अक्षांश नाम जो है ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया था बल्कि व्यापारियों ने दिया था। इसके बाद फ्रेंड देखते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब। तो फ्रेंड्स फिर से सवाल कि उपध्रुवीय निम्न दाब के क्षेत्र क्यों बनते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि हमने एक एक करके देखा कि उपध्रुवीय निम्न दाब का कारण क्या था कि जो ऊपर से ध्रुवीय उच्च दाब से जो वायु आ रही थी और ये उपोष्ण उच्च दाब से जो वायु जा रहा था, दोनों टकरा के ऊपर उठा, जिसके कारण निम्न दाब का क्षेत्र बना। तो फ्रेंड्स ये हमारा हुआ उपध्रुवीय निम्न दाब। कारण वायु का टकराना या टकराने को ही अभिसरण कहते हैं फ्रेंड्स। कहीं कहीं अभिसरण दिया है, कहीं कहीं टकराना दिया है। ध्रुवीय उच्च दाब ठीक विषुवतीय निम्न दाब का विपरीत हो जाएगा। वहां यहाँ ताप अधिक था, वहां ताप कम था। पहले तो देखते हैं फ्रेंड्स विषुवतीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब। तो फ्रेंड्स ज्यादा समस्या नहीं है। लो प्रेशर हमने देखा, लो प्रेशर होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज्यादा है। तो बस इसका विपरीत कर देना है, लो प्रेशर का हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का लो प्रेशर, लो प्रेशर का हाई प्रेशर। इस तरह आप याद रख सकते हैं। 4 प्रकार में बांटते हैं। पहला विषुवतीय निम्न दाब के इसे ही डोल्ड्रम कहते हैं। दूसरा उपोष्ण उच्च दाब, इसे ही अश्व अक्षांश कहते हैं। तीसरा उपध्रुवीय निम्न दाब और चौथा ध्रुवीय उच्च दाब। तो फ्रेंड्स ऐसे करके हमने चारों को देखा। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो पेटियां हैं वो ये दोनों समान हैं और फिर ये दोनों समान हैं और फिर ये और ये दोनों समान है। तो कुल पेटियों की संख्या 7, कुल पेटियों की संख्या 7 हुई और एक एक करके हमने सातों को देखा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वायुमंडलीय दाब, छोटा सा चैप्टर है और इसका क्वेश्चन जरूर लगाएं घटना चक्र एलुसेंट से। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।